वेलकम स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि वैद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भीतर वैद्युत रासायनिक सेल में गैल्वेनी और वोल्टी सेल में किस प्रकार से क्रियाएं संपादित होती हैं। तो वैद्युत रासायनिक सेलों को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे और साथ में सॉल्ट ब्रिज का क्या महत्व है, इसको सरल से सरल रूप में आप तक पहुंचाने का मेरी कोशिश रहेगी और अपने कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कीजिए। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो निश्चित रूप से अन्य साथियों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं वैद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करना। तो इनको हम दो उदाहरणों के द्वारा लेंगे। डैनियल सेल पहले ही आप पढ़ चुके हैं, उसके बावजूद उसी उदाहरण को हम दोबारा यहाँ पे ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को दिखाते हैं। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है आपको याद आ रहा होगा। जिंक सॉलिड स्टेज में, कॉपर एक्वस, और जब वैद्युत रासायनिक सेल में ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो जिंक का ऑक्सीकरण होता है और कॉपर अपचयित हो जाता है। तो ये डैनियल सेल की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है ना। तो वैद्युत रासायनिक सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आप प्रदर्शित करते हैं वो सदैव आप उसमें ऑक्सीडेशन सेल अर्थात ऑक्सीकारक अर्ध सेल जो है उसकी अभिक्रिया को हम लिखते हैं। तो सबसे पहले इस सेल अभिक्रिया में हम देख लेंगे कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये जो जिंक है इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही, और वृद्धि कब हो रही होगी जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसके इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही आपका पहली अर्ध सेल होगी और उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में प्रदर्शित करेंगे। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये आपने जिंक लिखा, तो इसको हम कहते हैं जिंक इन कांटेक्ट विद, जो जिंक का आपका वैद्युत अपघट्य है उसके संपर्क में रहता है। तो इसको दो तरीके से आप कह सकते हैं। एक तो ये क्या कह सकते हैं आप, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कह सकते हैं, या जिंक ऑक्सीडेशन हाफ सेल कह सकते हैं। हिंदी में जिंक ऑक्सीकारक अर्ध सेल आप कह सकते हैं, और सामान्य भाषा में आप क्या कह सकते हैं, जिंक इन कांटेक्ट विद जिंक सल्फेट या जिंक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो रहा था, ये हल्का सा यहाँ पे देख लें, छोटे से फिगर से और क्लियर करवा दे रहा हूं। तो आपको पता था इसमें क्या था, ये जिंक का रॉड था और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में था जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के। ठीक है ना। और यहाँ पे हमने इसको यूनिमोलर कहा था। अगर 1 m से ज्यादा होता है तो तब जितना भी कंसंट्रेशन होता है तो उस कंडीशन में उसको भी हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपने पहले दिखा दिया सेमी सेल जिंक, और उसके बाद आप दिखाएंगे सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट ब्रिज आपने दिखाया, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आप दिखाएंगे रिडक्शन हाफ सेल या अपचयन अर्ध सेल। तो ये हो गया आपका Cu2 पॉजिटिव एक्वस इन कांटेक्ट विद कॉपर। ठीक है ना। सेमी सेल को के बीच की जो ये इन कांटेक्ट विद वाली लाइन होती है इसको छोटी रेखाओं से दिखाते हैं, और सॉल्ट ब्रिज की रेखाओं को हम बड़ी लाइनों से दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता था, ये भी आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये आपका कॉपर की रॉड इसमें थी और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। ठीक है ना। तो इसीलिए हमने इसको आयोनिक रूप में दिखा रखा है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस इन कांटेक्ट विद कॉपर इलेक्ट्रोड, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से कोई जो वैद्युत रासायनिक सेल आपकी होती है उसको हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं ये आपका क्लियर हो गया। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये IUPAC पैटर्न है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हाफ सेल को दिखाते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में इन दोनों में भी आप अंतर देख रहे होंगे, इसी से पता चल जाता है जिंक काय में कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव में। तो इस तरीके से आपने दिखाया। रिडक्शन हाफ सेल को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और उसमें रिडक्शन जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस कॉपर में रिड्यूस हो रहे हैं तो उस तरीके से आप लिख लेते हैं।
और ये बीच में सॉल्ट ब्रिज को हम दिखाते हैं, ये इन कॉन्टेक्ट विद है, तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज भी था, ठीक है ना। तो हमने कहा जिंक सेमी सेल, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर सेमी सेल, इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं, ठीक। और इसका मतलब ये जो सेमी सेल जिंक है और जो कॉपर सेल आपका है सेमी सेल है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो इस तरीके से आप डैनियल सेल को दिखा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो धातुएं होती हैं, ये अपने जो इनकी अलग अलग गुण होते हैं, अपचायक क्षमता होती है, उसकी बात हम आगे करेंगे। जो अपचयन विभव होता है उसके आधार पर ही आक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो कॉपर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अपचयन अर्ध सेल बना रहा है। तो दूसरा एक एग्जाम्पल लेंगे, जब सिल्वर के साथ इसको हम लेते हैं तो वो वहां पे आक्सीकारक अर्ध सेल के रूप में रहता है। तो सेल अभिक्रिया के द्वारा हम सेल, अगर सेल अभिक्रिया हमें दी गई है तो उसको वैद्युत रासायनिक सेल में हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसको एक दूसरे उदाहरण के द्वारा भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो दूसरी रिएक्शन है, इसमें सेल अभिक्रिया है, कॉपर सॉलिड प्लस सिल्वर एक्वस पोजीशन में है, एक्वस अवस्था में है, और ये आपका कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस और साथ में आपके 2Ag सॉलिड, ठीक। तो जैसा आपको बताया गया है, सबसे पहले आप डिटरमाइन करेंगे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ये 0 से ऑक्सीडेशन नंबर इसका किसमें पहुंच जा रहा है, +2 में। तो इसको आप कहां पे दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सेल में प्रदर्शित करेंगे। तो कैसे करेंगे, कॉपर सॉलिड अर्थात कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है इन कॉन्टैक्ट विद, उसके लिए एक रेखा आपने बना दी, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, ठीक। अब यहां पे सेमी ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज आप दिखाएंगे। तो सॉल्ट ब्रिज ये आपका ऑक्सीडेशन के साथ भी इन कॉन्टैक्ट विद है और रिडक्शन ऑफ सेल के साथ भी कॉन्टैक्ट में है। और दूसरे पार्ट को आप दिखा देंगे Ag पॉजिटिव एक्वस इन कॉन्टैक्ट विद Ag सॉलिड, ठीक। तो इस तरीके से हम वैद्युत रासायनिक सेलों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, कंसंट्रेशन भी दिया रहता है। मान लीजिए यहाँ पे 0.5 m लिखा हुआ होता, तो एक्वस में आप क्या लिखते, 0.5 m लिखते। तो कुल मिलाकर वैद्युत रासायनिक जो अभिक्रिया होती है सेल की, रिडॉक्स अभिक्रिया जो है, उसके द्वारा वैद्युत रासायनिक सेल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, 2 उदाहरणों के द्वारा हमने इसको जाना, ठीक है ना। अब हम इसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या महत्व होता है इसमें वैद्युत रासायनिक सेल में, उसको समझते हैं। तो वैद्युत रासायनिक सेल में जो आपका क्या था, लवण सेतु, इसके क्या कार्य हैं और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु का महत्व, ठीक है ना। तो ये क्या कैसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, इसको आसानी से आप यहाँ पे देखेंगे, कुछ चीजें देख लें, सुन लें, तो आपको आसानी से सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये सॉल्ट ब्रिज है क्या, इसको हम देख लेते हैं। तो वैद्युत रासायनिक सेल में एक कांच की यू आकार की नली होती है, ठीक। तो कांच की ये उल्टे यू आकार की नली है। इसको आगे और फिर एक और सेल हम लेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके भीतर कुछ एलिमेंट्स भरे रहते हैं, वो क्या क्या होते हैं उनकी बात हम करेंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। तो ये लवण सेतु कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, ये अगर लवण सेतु के भीतर क्या होता है, विलियन, सांद्र विलियन होता है, लिक्विड स्टेज में ये है, और इसमें सांद्र विलियन किसका हो, वैद्युत अपघट्यों का, ठीक है ना। और ये वैद्युत इलेक्ट्रोलाइट्स या वैद्युत अपघट्य किस तरीके के हो सकते हैं, KCl का सांद्र विलियन इसके भीतर आप ले सकते हैं, K2SO4 का सांद्र विलियन इसके भीतर आप ले सकते हैं, या KNO3 इनका आप सांद्र विलियन इसमें ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने YouTube कांच की ली और उसके भीतर सॉल्यूशन है किसका, KCl का या K2SO4 का या KNO3 का, तो किसकी तरह कार्य करेगा, सॉल्ट ब्रिज की तरह कार्य करेगा। और एक दूसरा भी होता है, ठोस अवस्था में होता है, इसके भीतर हम पदार्थ को सॉलिड स्टेज में लेते हैं। तो सॉलिड स्टेज में जब हम लेते हैं
तो हम क्या करते हैं, इनमें से कोई भी जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, विद्युत अपघट्य है, इनमें से कोई एक विद्युत अपघट्य ले लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य हम लेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे कौन सा विद्युत अपघट्य लिया है, KCl हम ले लेते हैं। ठीक हो गया। और इसके साथ जो मिक्सचर हम लेते हैं, अगर अगर या अगार अगार इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ये एल्गी से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ है। अगार अगार इसमें लिया जाता है और प्लस इसमें जिलेटिन। तो इन तीन चीजों को का मिश्रण सॉलिड स्टेज में हम लेते हैं कांच की ट्यूब में। तो ये किसका कार्य करता है, लवण सेतु का कार्य करता है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये लवण सेतु किससे बना हुआ है। अब आखिरकार हम विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु को क्यों लेते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो लवण सेतु होता है, ये दो महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसके बारे में बात करेंगे और उसको डिस्कस भी हम करेंगे। पहली बात है, जो इसमें अर्ध सेल होते हैं, पता है आपको, अर्ध सेल, ऑक्सीकरण अर्ध सेल है और अपचयन अर्ध सेल है। तो अर्ध सेल में आयनों का गमन, अर्थात जो उनका एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, परिगमन भी इसको कह सकते हैं हम। तो गमन को ये क्या करता है, आसान बनाता है, अर्थात इनका जो मोशन होता है, अर्ध सेल में आयनों का गमन आसान करना पहला कार्य। और जब ये आयनों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो जाता है, तो उसी के कारण ये क्या हो जाता है, इसमें जो परिपथ है, ठीक है ना, अभी आप समझ लेंगे, जो सर्किट है इसका विद्युत रासायनिक सेल का, परिपथ को पूर्ण करना। तो ये परिपथ को कंप्लीट करता है। कैसे करता है, अभी इस चीज को हम देख लेंगे। ठीक हो गया। तो ये आयनों का गमन आसान करेगा और परिपथ को पूर्ण करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का मोशन एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल की तक हो पाएगा। अगर ऐसा हो पाएगा तभी क्या प्राप्त होगी आपको, विद्युत धारा। और दूसरी बात क्या होती है, ये विद्युत अपघट्य विलयन जो आप ले रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की उदासीनता बनाए रखता है। उसको ये क्या बनाए रखता है, न्यूट्रल बनाए रखता है, उदासीनता बनाए रखना। ठीक। तो ये दोनों मोटिव्स हैं किसके, सॉल्ट ब्रिज के। अब ये सॉल्ट ब्रिज इन दोनों कामों को कैसे करता है, इसको हम यहां पे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है ना। आइए एक बार फिर हम डैनियल सेल की संरचना में जाते हैं। तो ये आपकी डैनियल सेल थी और इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, याद आ रहा है आपको और पता है कि इसमें जिंक का रॉड था। ठीक हो गया। ये जिंक है आपके पास और ये किसमें डिजोल्व था, किसमें डूबा हुआ था, जिंक सल्फेट में। ठीक है ना। तो ये ZnSO4 है और ये काहे का रॉड है, Zn का। ठीक। थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण हो रहा था। ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण होगा और सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो तब की क्या कहानी होगी, इसको हम देखेंगे। ऑक्सीकरण हो रहा था तो पता है आपका जिंक काहे में कन्वर्ट हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव में। तो ये जो छड़ है इसमें से क्या होंगे, ये आपके Zn2 पॉजिटिव जो आयन है ये इसमें आने लगेंगे। ठीक है ना। और पहले आप जान रहे हैं प्राइमरी कंडीशन में क्या था, जितने Zn2 पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही SO4 2 नेगेटिव आयन भी होंगे। लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है, जिंक के आयन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये Zn2 पॉजिटिव आयन जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे। ठीक है ना। ये ज्यादा मात्रा में इनकी बहुतायत हो जाएगी और अगर ये यहां पे जमा होने लगेंगे तो उससे क्या हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया, ये जो परिपथ है ये इसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस, इनके गमन में डिस्टरबेंस हो सकता है। ठीक है ना। अगर डिस्टरबेंस होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर पर्याप्त मात्रा में दूसरी ओर नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना। तो अब इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग करते हैं। वैसे ही दूसरे अर्ध सेल में जो कॉपर का था, डैनियल सेल में कॉपर का इलेक्ट्रोड होता था, पता है आपको।
और कॉपर के इलेक्ट्रोड में क्या होते थे, इसमें कॉपर सल्फेट के का इलेक्ट्रोलाइट हम लेते थे, CuSO4 आपने ले रखा है, और यहाँ पे आपका ये कॉपर छड़ है, ठीक है ना। तो इस अर्ध सेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड था और कॉपर सल्फेट आपका सॉल्यूशन था। तो कॉपर सल्फेट में जो ये इसके Cu2 पॉजिटिव आयन थे, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, Cu में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे Cu के रूप में जमा होते चले जा रहे हैं। तो इसमें एक्सेस अमाउंट किसका हो जाएगा, तो ऋण आयन अर्थात सल्फेट आयन इसमें क्या हो जाएंगे, ज्यादा मात्रा में हो जा रहे होंगे, ठीक है ना। अब ऋण आयन ज्यादा होंगे तो उदासीनता में इसका फर्क पड़ जाएगा। तो इसी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रो सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग हम कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सॉल्ट ब्रिज हमने लिया, क्या होता है ये पहले बता चुके हैं। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज था, इसमें हमने जो इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य लिया वो KCl हमने लिया, ठीक हो गया। तो अब KCl में इसके जो ऋण आयन होंगे, ये Cl आयन यहाँ पे आएंगे, और ये Cl आयन Zn2 की जो धनात्मक प्रकृति है उसको क्या कर देंगे, इसके जो एक्सेस थे इनको न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये उदासीन हो जाएगा। तो इसकी उदासीनता, एक जो हमने यहाँ पे बात करी कि आयनों का गमन आसान करते हैं, वो कैसे होगा इसको भी यहाँ पे समझ लेंगे, और उदासीनता बनाए रखते हैं। तो जो आधिक्य में Zn2 पॉजिटिव आपका हो रहा था, वो क्या हो गए इसमें, उनको इसने न्यूट्रल कर दिया। और वैसे ही इस वाले में क्या हो रहा था, सल्फेट आपके पास ज्यादा मात्रा में थे, तो इसमें पोटेशियम आयन जो होंगे उस सल्फेट आयन को क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है ना। जब ये दोनों ही न्यूट्रल होंगे तो सिंपल जो रिएक्शन थी, जिंक का ऑक्सीकरण चलते रहेगा। तो उसी परिपथ को हम यहाँ पे पूर्ण कर लेते हैं। जिंक का ऑक्सीकरण चलते रहेगा तो यहां से क्या निकल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके इमिट हो रहे होंगे, और ऐसे एक आपने परिपथ इसमें बना लिया है। यहाँ पे आप इसमें कुंजी भी दिखा सकते हैं, जिसको हम बटन के रूप में कह रहे, और यहाँ पे आपका एक इसमें वोल्ट मीटर, और उसी तरीके से जो इस सेल में जैसे आपके इलेक्ट्रोड होता है माइनस और प्लस, वैसे आपने कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल बने रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो क्या होगा, जैसा कि पहले आप जानते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जिंक छड़ से आसानी से कॉपर छड़ की ओर जा रहे होंगे, और विद्युत धारा भी क्या हो रही होगी, इसके विपरीत दिशा में। ये विद्युत धारा को मैं I के द्वारा दिखा रहा हूं, तो ये विपरीत दिशा में इसके चली जाएगी, ठीक है ना। तो इससे हमारा बहुत क्लियर हो गया कि सॉल्ट ब्रिज के क्या कार्य हैं। एक तो ये आयनों का जो इसमें मोशन है उसको ये कंट्रोल करता है, उसके गमन को, और परिपथ को पूर्ण करता है, ठीक है ना। अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो यहीं पे क्या होगा, विद्युत धारा ही प्राप्त नहीं होगी, और विद्युत रासायनिक सेल आपका कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ देर में यहाँ पे क्लस्टर हो जाएंगे, Zn2 पॉजिटिव ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, वैसे ही कॉपर इसमें ज्यादा सेटल हो जाएगा, या सल्फेट एक्सेस मात्रा में हो जाएंगे, तब इलेक्ट्रॉनों का परिवहन आसानी से नहीं हो पाएगा, और इस कारण क्या होगा, परिपथ पूर्ण नहीं होगा। इसलिए सॉल्ट ब्रिज बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। उदासीनता कैसे बनाए रखता है, जो भी आयन ज्यादा मात्रा में होता है तो विद्युत, ये जो सॉल्ट ब्रिज आपका होता है उसके विपरीत आवेश वाला आयन उसके साथ अभिक्रिया कर उसकी उदासीनता बनाए रखता है। थैंक यू।